गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वो हमें हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप व्यस्त हों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस आपकी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नितिन, दिस इज चंचल गुल्लू। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ना, जिसको हम जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का आज हम समझने वाले हैं कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आती है और कैसे CO2 बाहर निकलती है। तो ज़्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लूँगा, 20 या 25 मिनट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कवर करवा दिया जाएगा और आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि ये जो भी टॉपिक मैं कराता हूँ डेली, तो ये डेली टॉपिक कराने के बाद में इनसे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन जो है ना आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर देखने मिलते हैं, क्विजेज की फॉर्म में देखने मिलते हैं। तो आप जाकर के उनको अटेंड किया करो, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे को टॉपिक समझ में भी आया है कि नहीं आया, और आया है तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप एनालिसिस कर सको। तो टेलीग्राम के चैनल नीचे लिंक दी हुई है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से पहले कुछ चीजें जानना समझना जरूरी है। जानना और समझना जरूरी है। क्या जी? अरे ब्रीदिंग में क्या करेंगे हम? ब्रीदिंग में क्या करेंगे? गैस को अंदर लेंगे। इंस्पायरेशन जब होगा ना, तो इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग गैस को अंदर लेंगे, मतलब O2 को अंदर लेंगे, और एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग क्या करेंगे? हम CO2 को बाहर छोड़ेंगे। अरे ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होती है, एक तो सांस अंदर लेना और दूसरी सांस बाहर छोड़ना। अंदर लेना मतलब इंस्पायरेशन, जिसके ड्यूरिंग क्या होगा? O2 को अंदर लिया जाएगा, और सांस बाहर छोड़ना मतलब एक्सपायरेशन, जिसके अंदर CO2 को बाहर रिलीज किया जाएगा। तो भाई कैसे होता है ये? O2 को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो एनवायरमेंट से लंग्स में आ गई, और CO2 को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो लंग्स से बाहर जा रही है? कोई ना कोई फोर्स तो वहां पर प्रेजेंट होगा ना, जिसकी वजह से O2 क्या हो रही है? अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। तो एक चीज आप याद रखिए कि जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूं, ये 2 मान लो कि बीकर मान लो कुछ भी, ठीक है, इसमें भी गैस भरी हुई है, इसमें भी गैस भरी हुई है, ठीक है, दोनों में गैस है। लेकिन इस वाले में अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इस वाले में कंपैरेटिवली प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से एयर निकलेगी या आएगी? उधर से एयर क्या होगी? निकलेगी। तो यहाँ की एयर निकल करके इसमें आ जाएगी, दोनों कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। तो अगर एयर को हमको बाहर निकालना है लंग्स से, तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर एयर को अंदर लाना है तो लंग्स के अंदर प्रेशर घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम। अरे वॉल्यूम, अरे एक तो मान लो कि ये इतना छोटा सा क्या है, कोई बीकर है जिसके अंदर 1 ml या 5 ml, मान लो आप 5 ml गैस भरी हुई है, और दूसरा ये इतना बड़ा है, इसके अंदर भी 5 ml। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वहां पर प्रेशर कम होता है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? ज्यादा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है। और यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना तो आप समझते हो, सिंपल सी फिजिक्स है ये। तो गैस को अंदर लाने ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेशर। अगर प्रेशर कम है तब एयर क्या होगी? अंदर आ जाएगी। अगर प्रेशर ज्यादा है तो एयर बाहर निकल जाएगी। अब प्रेशर को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर प्रेशर घटाना और बढ़ाना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तब वहां पर वॉल्यूम में चेंजेस करना पड़ेगा हमको। किसके वॉल्यूम में चेंजेस करना पड़ेगा? अरे लंग्स में। एयर को लाना कहां पर? लंग्स में। एयर को निकालना कहां से? लंग्स से बाहर निकालना है, तो प्रेशर बढ़ाना और घटाना पड़ेगा लंग्स के अंदर। उसके लिए लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्टली ना तो इंक्रीज हो सकता है और ना डायरेक्टली डिक्रीज हो सकता है। डायरेक्टली हो तो सकता है
वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो तो सकता है, अरे तभी तो ब्रीदिंग होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट सीधा 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 नहीं हो सकता। तो लंग्स जिस चैम्बर में रखे हुए हैं, लंग्स जिस चैम्बर में रखे हुए हैं उस चैम्बर का वॉल्यूम आप डिक्रीज कर दो तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स जिस चैम्बर में रखे हुए हैं उसका वॉल्यूम आप इंक्रीज कर दो, लंग्स का वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ। तो लंग्स कहां पर रखे हुए हैं, थोरेसिक केज में। थोरेसिक केज में ये देखिए डायग्राम, देखिए आप डायग्राम में आपको दिख रहा होगा थोरेसिक केज, पसली पिंजर, इसके अंदर क्या होते रहते हैं, हमारे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर लंग्स के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज करना है या लंग्स के प्रेशर में कुछ भी चेंज करना है तो पहले चेंज कहां पर करो, पहले चेंज करो आप रिब केज में या थोरेसिक चैम्बर में, आप क्या करो, चेंजेस करो। तो जो चेंज रिब केज में होगा या थोरेसिक चैम्बर में होगा वो का वो चेंज आपको कहां पर देखने मिलेगा, लंग्स के अंदर देखने मिलेगा। तो पहले यही समझ ले कि ये रिब केज या थोरेसिक चैम्बर क्या बला है। डायग्राम तो आपने देख लिया, डायग्राम तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको दिखाया। लेकिन आप ये भी जान लो कि जो रिब केज है, थोरेसिक केज है, ये मिलकर के बना किससे होता है, मिलकर के किससे बना होता है। तो देखिए आगे की साइड जिसको क्या बोलते हैं वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड पर क्या होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ये हमारी कौन सी सरफेस है, वेंट्रल सरफेस। ये पीछे वाली कौन सी सरफेस है, डोर्सल। ठीक है। तो जो रिब केज है ना या जो थोरेसिक केज है वो आगे की तरफ या वेंट्रल साइड पर किससे बना होता है, स्टर्नम से। देखिए वेंट्रल सरफेस पर किससे बना होता है, स्टर्नम से। और डोर्सल सरफेस पर क्या होती है, थोरेसिक वर्टिब्री। ध्यान रखना, अरे वर्टिब्री टोटल 26 होती है, लेकिन थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कौन सी वर्टिब्री करती है, थोरेसिक वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री, सभी नहीं करती, सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्री। और लेटरल साइड पर आपको क्या देखने मिलेगी, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल। देखेंगे इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, रिब्स, पसलियां। आई बात समझ में। तो ये एनसीईआरटी में 3 नाम आपको मिलेंगे। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम का, तो वहां पर 3 नाम देखने आपको मिलेंगे। कुछ 2 नाम और मैं ऐड करके लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी वो थोरेसिक केज का या रिब केज का पार्ट होते हैं। एंटेरियर, देखिए ये कौन सी सरफेस है, वेंट्रल। पीछे वाली कौन सी है, डोर्सल। तो ऊपर वाली कौन सी है, एंटेरियर। नीचे वाली कौन सी है, पोस्टीरियर। ऊपर वाली कौन सी, एंटेरियर। नीचे वाली पोस्टीरियर। तो एंटेरियर सरफेस आपको क्या देखने मिलेगी, क्लेविकल, क्लेविकल बोन, क्लेविकल ब्यूटी बोन, क्लेविकल बोन और नेक। और पोस्टीरियर सरफेस में आपको डायफ्राम देखने मिलता ही, नीचे डायफ्राम, ऊपर क्लेविकल, आगे स्टर्नम, पीछे थोरेसिक वर्टिब्री, साइड में क्या, रिब्स। तो ये क्या बन गया हमारा पसली पिंजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पसली पिंजर या रिब केज। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे। अरे लंग्स के वॉल्यूम में या लंग्स के प्रेशर में कुछ भी चेंज आपको करना है तो पहले किसके अंदर चेंज करो, थोरेसिक केज के अंदर चेंज करो। जो चेंज हो यहाँ पर होगा वो का वो सेम चेंज कहां पर देखने मिलेगा, लंग्स के अंदर। तभी तो एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, एनी चेंजेज विल अकर, एज इट इज लाइन दिखा रहा हूं मैं आपको एनसीईआरटी। एनी चेंजेज विल अकर द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर विल बी रिफ्लेक्टेड इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स। रिफ्लेक्टेड हिंदी में बोले तो प्रतिबिंब। अरे हम शीशे के अंदर, आईने के अंदर अपना चेहरा देखते हैं ना, तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे हम होते हैं तो वैसा ही तो दिखता है सामने, वैसा तो दिखता है ना। तो जो रिफ्लेक्ट होने का मीन क्या है कि जो चेंज रिब केज में होगा, थोरेसिक चैम्बर में होगा, वो का वो चेंज आपको रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित होता हुआ कहां पर दिखा देगा, लंग्स के अंदर। अरे चेहरे आईने के अंदर जैसे होते हैं वैसा तो दिखा दूंगा ना मैं। 2 कान है तो 2 ही दिखाई देंगे, ऐसे थोड़ी कि 2 कान मेरे हैं तो आईने के अंदर 4 दिखाई देंगे। बाल है तो मैं गंजा दिखाई दूंगा आईने के अंदर, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी जो मैंने आपको समझा दी। आपको ये थोरेसिक चैम्बर या रिब केज या जो थोरेसिक केज है वो क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
और एक चीज और आप जान लो कि इस रिब केज के अंदर सिर्फ लंग्स ही नहीं होते, अरे लंग्स के बीच में दिल भी हरते, दिल कहीं पर नहीं लिखा होता है। एनसीईआरटी के अंदर या किसी बुक्स के अंदर आपको ये दिल विल कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हिंदी में आपको हृदय लिखा हुआ मिलेगा, दिल नहीं मिलेगा। तो ये जो थोरेसिक केज है या रिब केज है, इसके अंदर और कौन कौन से ऑर्गन प्रोटेक्ट रहते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और थाइमस ग्लैंड हो गई। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इस थोरेसिक चैम्बर, ये रिब केज को, थोरेसिक केज को क्यों पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो फिर किससे बना होता है, समझ में आ गया आपको। और ये एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे चलते ब्रीदिंग पर आते हैं हम। इसको पढ़ाने से पहले एक लाइन और लिख लो आप, फॉलोइंग मसल्स आर हेल्पफुल इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करवाने में कौन कौन सी मसल हेल्पफुल होती है, कौन कौन सी? पहली मसल तो होती है डायाफ्राम, फ्रेनिक मसल, जो कि कहां पर प्रेजेंट होगी, डायाफ्राम में, डायाफ्राम। और दूसरी इंटरकोस्टल मसल, कौन सी? इंटरकोस्टल मसल। डायाफ्राम तो आप समझते हो, लंग्स के नीचे जो होता है। ये इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? देखिए, जो हमारे रिब्स है ना, रिब्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, रिब्स के अंदर रिब्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। उस गैप को, उस स्पेस को बोला जाता है इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोला जाएगा? इंटरकोस्टल स्पेस। और उन रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होगी उनको बोला जाएगा इंटरकोस्टल मसल। आई बात समझ में? अब ये इंटरकोस्टल मसल क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, वो आपको मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा अभी। तो डायाफ्राम तो आप जानते हो। अब जो ये इंटरकोस्टल मसल है कहां पर है? प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। दो टाइप की होती है, दो टाइप की। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, देखिए क्या है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल आईसीएम मतलब इंटरकोस्टल मसल। इसको और शॉर्ट में बोले तो ईआईसीएम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखिए ये क्या, इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल का एक टाइप है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, शॉर्ट में बोले तो आईआईसीएम। अब दिक्कत कहां पर आती है पता आप? स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि यार इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अंदर लेने में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्पफुल होती है? तो अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हो। देखा है, देखा है कि यार इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग एयर अंदर आती है, तो क्या एयर अंदर आती है तो क्या वहां पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्पफुल होती है? और एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग एयर बाहर जाती है तो क्या वहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्पफुल होती है? मत कर देना ऐसी गलती, कतई मत कर देना, नहीं तो 5 नंबर चले जाएंगे। एक क्वेश्चन के 5 नंबर, अरे 4 तो वो जो मिल रहे हैं, एक आपको जो बोनस दिया जाएगा काट करके, वो भी तो है ना। ऐसी गलती मत कर देना। आपको याद क्या रखना है, इंटरकोस्टल मसल के 2 टाइप है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये जो नाम इनका पढ़ा है ना, वो एनाटोमी के बेस पे पढ़ा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिब्स के बाहर की ओर होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स के अंदर की ओर होती है, इसलिए ये नाम पढ़ा है। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के अकॉर्डिंग नाम नहीं पढ़ा है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो हेल्पफुल होती है नॉर्मल ब्रीदिंग में, जो मेनली यूज में आती है। अरे हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग ही तो करते हैं ना। फोर्सफुल ब्रीदिंग तो हम कभी कभी, जैसे मान लो कि एक्सरसाइज के टाइम या कभी जब आप दौड़ रहे हो उस टाइम होती है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो उसके अलावा तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग ही तो करते हैं। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसमें कौन वो हेल्पफुल होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मल ब्रीदिंग चाहे नॉर्मल इंस्पायरेशन हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन हो, ठीक है, तो कौन हेल्पफुल होगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल।
दूसरी जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये सिर्फ एक ही टाइम यूज आती है। हेल्पफुल इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ओनली फोर्सफुल कंडीशन में, और वो भी सिर्फ किसमें, सिर्फ एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग। तो सर फिर क्या फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन यूज आएगी, यही आएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तीनों में कौन हेल्पफुल होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो है वो सिर्फ कहां पर यूज आएगी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग। याद रखना, गलत मत कर देना आप, जो आप गलती कर सकते हो पहले मैंने आपको बता दी, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम मैकेनिज्म पर चलते हैं। आपने इसको नोट कर लिया, लिख लिया, अब आगे चलते हैं। हेडिंग लिखता हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक मिनट देख लो मैं, आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में कौन कौन सी इवेंट आपको देखने मिलते हैं, एक तो इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन इनटेक ऑफ O2, इंस्पायरेशन मीन इनटेक ऑफ O2, एक्सपायरेशन मीन एक्सपेल ऑफ CO2, मतलब CO2 को बाहर निकालना। इसमें 2 सेकंड का टाइम लगता है, 2 सेकंड का टाइम लगता है पूरे इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन, इसमें 3 सेकंड का टाइम लगता है। ये एक्टिव प्रोसेस है, आप जो गैस को अंदर लोगे तो उस टाइम आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन है तब तो पैसिव है, लेकिन अगर फोर्सफुल है तब ये एक्टिव है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आप से पूछे तो बता देना आप। अब कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, तो पहले मैं आपको इंस्पायरेशन समझाता हूं, एक्सपायरेशन जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा है। कि मान लो कि ये क्या है, हमारे लंग्स है, लंग्स है जी साहब, ये तो क्या है, लंग्स है हमारे। और ये हमारा क्या है, रिब केज। मैं डायग्राम इस तरफ सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, मैं ये आप एक्सपायरेशन में मत लिख लेना, समझाने के लिए बना रहा हूं। इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग क्या करना है, O2 अंदर लेना है, O2 को अंदर लेना है। तो O2 अंदर आ रही है, मतलब गैस अंदर आ रही है। अंदर आने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्रेशर कम करना पड़ेगा। और प्रेशर को कम करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम। और लंग्स का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब रिब केज या थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टोटली हमको करना क्या है, पहले रिब केज का या थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ाओ तो ऑटोमेटिक लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो एयर अंदर। तो बढ़ाने के लिए पहले क्या किया जाता है, ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है डोम शेप। डायाफ्राम को क्या किया जाता है, नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा कि नहीं, ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये थी पहले कंडीशन। तब देखिए केविटी इतनी, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब केविटी ज्यादा, और तो प्रेशर तो घटा होगा ना, प्रेशर घटा होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो साहब हमको क्या करना पड़ता है, तो जो ये डायाफ्राम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से जो डायाफ्राम पहले डोम शेप, डोम, ये डोम शेप है, डोम शेप, डोम शेप। तो डोम शेप कैसा हो गया, फ्लैट हो गया कि नहीं हो गया, फ्लैट हो गया।
अब फ्लैट तो फ्लैट, वो फ्लैट नहीं, फ्लैट ये फ्लैट। हाँ, तो जब फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक टर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंटेरियो पोस्टीरियर। देखिए मैंने बताया ये कौन सी सरफेस है? वेंट्रल। ये पीछे वाली कौन सी है? डोर्सल। तो आगे से पीछे वाली सरफेस कौन सी हुई? डोर्सो वेंट्रल। आगे से पीछे वाली मतलब स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम वाली सरफेस कौन सी हुई? डोर्सो वेंट्रल। तो ऊपर वाली कौन सी है? एंटेरियर। नीचे वाली पोस्टीरियर। नीचे वाली पोस्टीरियर। तो ये कौन सी होगी? एंटेरियो पोस्टीरियर। कौन सी? एंटेरियो पोस्टीरियर। तो जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कौन सी सरफेस का वॉल्यूम बढ़ा है? इस वाली का मतलब आगे से पीछे वाली का या ऊपर से नीचे वाली का? ऊपर से नीचे वाले। आप देखो ना कि पहले देखिए ये वॉल्यूम इतना था, अब बढ़ करके इतना हो गया। तो वॉल्यूम जो चेंज हुआ है ना वो कौन सी सरफेस में हुआ है? एंटेरियो पोस्टीरियर। ठीक है, अभी डोर्सो वेंट्रल में भी करेंगे। अब रुको, आप थोड़ा रुको, सब्र करो आप। तो इस टाइम क्या होगा? एक नंबर लिख रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इन फ्रेनिक मसल। कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्रेनिक मसल में, तो डायाफ्राम जो है ना वो डोम शेप से कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा ना। डायाफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो गया। फ्लैट हुआ तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज। वॉल्यूम अभी सिर्फ वॉल्यूम लिख दूंगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कौन सी सरफेस में? एंटेरियो पोस्टीरियर सरफेस। आगे की नहीं बात समझ में? अभी तो हमने डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन करवाया। अभी जो हमने बताया था ना कि इंटरकोस्टल मसल होती है उसमें तो अभी करवाया नहीं। तो पहली मसल शुरू में बता दिया ना, दो मसल यूज आती है, तो डायाफ्राम और दूसरी इंटरकोस्टल मसल। तो ये तो डायाफ्राम ने अपना काम कर दिया कि जो ऊपर से नीचे वाली सरफेस है उसमें क्या कर दिया? वॉल्यूम इंक्रीज करवा दिया, प्रेशर डिक्रीज करवा दिया। अब दूसरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन ईआईसीएम। जो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना वो नॉर्मल के लिए पढ़ रहे हैं, नॉर्मल के लिए पढ़ रहे हैं। फोर्सफुल के लिए आपको एक ही कंडीशन याद रखनी है, तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो कॉन्ट्रैक्शन इन ईआईसीएम, तो ईआईसीएम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखिए एक चीज आप खुद फील कीजिए, जब आप इंस्पायरेशन करते हो, एयर को अंदर लेते हो, देखना एक बार चेस्ट की तरफ देखना। जब आप एयर को अंदर ले रहे हो तो आपकी चेस्ट बाहर आ रही है कि नहीं आ रही? तो चेस्ट मतलब जो आपकी रिब्स है वो ऊपर की ओर उठ करके बाहर की तरफ आ रही है। बाहर की तरफ मतलब ऐसा नहीं कि निकल करके बाहर की तरफ आ गई। देखिए चेस्ट ऊपर हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। तो ईआईसी में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो ये क्या कर देता है? रिब्स को ऊपर की ओर उठा करके बाहर की तरफ धकेलती है, बाहर की तरफ धकेलती है। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन ईआईसीएम होगा ना, तो जो रिब्स है ना मूव अपवर्ड या आउटवर्ड। ईआईसीएम में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिब्स है वो जो है ना ऊपर की ओर मूव करती है और बाहर की ओर भी क्या करती है? चेस्ट को मतलब निकाल देती है। आप खुद फील करके देख लो, इंस्पायरेशन करोगे आप तो आपकी चेस्ट बाहर आ जाती है। बाहर का मतलब ऐसे निकल करके बाहर नहीं आती। ठीक है, तो जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब कौन सी सरफेस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा? कौन सरफेस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा? ठीक है, कौन सी सरफेस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा? देखिए मैंने इंस्पायरेशन किया तो आगे से पीछे वाली मतलब जो वेंट्रल और डोर्सल सरफेस है उसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा।
यहां पर भी मैं सरफेस की जगह पर एक्सिस लिख दूं तो एक्सिस वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब तो जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ईआईसी में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां पर भी मैं आपको समझा दूं, जब रिब्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये देखिए यहां पर बाहर की तरफ उठेगा कि नहीं उठेगा, थोरेसिक केज बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ओवरऑल इन दोनों की वजह से क्या हुआ, अरे ओवरऑल जो रिब केज का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया ना, ओवरऑल रिब केज का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज, तो एयर अंदर। आई बात समझ में? तो यहां पर मैं इसको मिटा दूं, शायद ये भर गया यहां पर, तो आप पहले इसको लिख लो एक बार। अब लिख दूं कि ओवरऑल क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर भी कौन सा, इंट्रा पल्मोनरी, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर जो है ना वो आउटर एनवायरमेंट से कहां पर आ गई, वो लंग्स के अंदर आ गई। इंस्पायरेशन कंप्लीट, इंस्पायरेशन कंप्लीट हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। अब एक्सपायरेशन में आपको क्या करना है, अरे जस्ट उल्टा करना है, जस्ट उल्टा करना है। डायाफ्राम फ्लैट था कब, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो अब डायाफ्राम में वापस क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो वापस क्या हो जाएगा, डोम शेप। तो ये जो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और वापस जो ईआईसीएम है उनमें रिलैक्सेशन होगा, तो जो ये रिब्स है वो वापस नीचे की ओर आ जाएगी, चेस्ट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो थोरेसिक केज है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, एयर बाहर निकल गई। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ, यहां पर एक चीज और लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज क्या हो गया, बढ़ गया। थोरेसिक केज का वॉल्यूम लिख दो आप। अब हम चलते हैं एक्सपायरेशन पे। क्या होगा, ब्रीदिंग मसल में क्या होगा, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा तो जो डायाफ्राम है वो डो वापस कैसा हो जाएगा, फ्लैट से वापस कैसा हो जाएगा, डोम शेप। तो जो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस है उसका वॉल्यूम कम। अब सीधा बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा करना है। फिर वापस क्या होगा, ईआईसीएम में रिलैक्सेशन, ईआईसीएम में रिलैक्सेशन होगा तो जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, मतलब अंदर की ओर आएगी ना, अंदर की ओर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। तो जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो थोरेसिक केज है या जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एक मिनट, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, प्रेशर इंक्रीज हुआ,
वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर जब इंक्रीज होगा, आप ऊपर वाला लिख लो, फिर मैं आगे की लिख दूं। ऊपर लिख लिया। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर जो है ना वो लंग्स से कहां पर चली जाएगी, आउटर एनवायरनमेंट। ये क्या हो गई, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन भी हो गया, एक्सपायरेशन भी हो गया। एक बार मैं आपको समझा तो वापस क्या हुआ कि इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग हमको क्या करवाना है जी। इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग हमको एयर को अंदर लेना है। एयर अंदर कब आएगी, जब अंदर का प्रेशर कम। प्रेशर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज। किसका, लंग्स का। लंग्स का वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब थोड़ी सी केज का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो थोड़ी सी केज का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे कि वो डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा। तो जो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस है उसकी में उसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव की, बाहर की तरफ मूव की, तो जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो टोटल कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक चैम्बर, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज। एयर क्या होगी, बाहर से अंदर आ जाएगी। एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या, हमको अंदर जो एयर है उसको अंदर से बाहर निकालना है। अंदर से बाहर कब जाएगी, जब लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम घटाने के लिए क्या कर दो, वापस डायफ्राम को रिलैक्स कर दो, ईआईसीएम को रिलैक्स कर दो। तो थोरेसिक केज का या थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज तो एयर ऑटोमेटिक बाहर चली जाएगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए प्राइमरी मसल्स कौन सी है, वैसे तो दो पड़ी लेकिन एक ही चूज करनी है हमको, तब आप किसको चूज करोगे, डायफ्राम को चूज करोगे। ठीक है। आप इसको याद कर लो, कॉपी में लिख लो आप नोटबुक में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है तो वो भी मैं लिखवा देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। नोट करके लिख लो आप इसे। नॉर्मल इंस्पायरेशन एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन और दूसरा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इन तीनों प्रोसेस में कौन सी मसल यूज में आएगी, इसमें आएगी एक तो ईआईसीएम प्लस डायाफ्राम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जहां पर मैकेनिज्म पढ़ा रखी है तो वहां पर लास्ट में लिखा हुआ है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग एक तो आईआईसीएम प्लस में एक एक्स्ट्रा मसल होती है जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल फोर्सफुल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन, इन तीनों में कौन यूज आएगी, ईआईसीएम और डायफ्राम। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमको क्या करना पड़ता है, जोर लगा करके सांस को बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए एब्डोमिन अंदर चला जाता है ना, एब्डोमिन, तो एब्डोमिनल जो मसल है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और साथ में ईआईसीएम क्या होती है, यूजफुल होती है। आई बात समझ में आपको। तो ये आज की कहानी थी मेरी जुबानी। तो आपको आई होप लेक्चर समझ में आया होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसकी जो क्वेश्चन है वो क्विज फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे लेक्चर के जस्ट बाद में। तो आप जाकर के लेक्चर देखने के बाद में उन क्विजेज को भी क्या करो, अटेंड किया करो। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।